स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के पीओक्यूज। जैसा कि आपको पता है ये वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए है, ओनली फॉर दोज हु हैव रेड बिफोर। न्यू के लिए नहीं है, न्यू कॉमर्स के लिए जो सिर्फ अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ रिवीजन के लिए है भाई। रिवीजन करना हो सिर्फ वही देखें इसको। रिवीजन पीवाईक्यूज का है, देख सकते हैं अच्छे खासे एग्जाम्स के ये पीवाईक्यू हैं, टॉपिक वाइज चल रहा है। आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले ये है कि इसकी जानकारी इतिहास में हमें कहां से मिलती है, तो वही विष्णु पुराण से मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। कहने का मतलब ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि विष्णु पुराण से मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो मत्स्य पुराण से किसकी मिलेगी? मत्स्य पुराण से ये मिलेगी सातवाहन वंश की। ये आंध्रा लिखा है, आप समझाएंगे आंध्र सातवाहन वंश है। इसको याद कैसे करना है? ये है मत्स्य पुराण। मत्स्य में आपको दिख रहा है माँ, माँ से आएंगी माता, और मात्र सत्तात्मक कौन थे? आंध्र सातवाहन वंश। ऐसे याद कर सकते हैं। और विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में कौन है? विष्णु। विष्णु कौन है? ये हैं कृष्ण के अवतार विष्णु। ये कृष्ण अपने सिर पर क्या लगाते हैं? मोर पंखी। मोर पंखी से मोर कनेक्ट कर दो भाई, काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई मौर्य काल में राजा के पास एक व्यक्ति रहता था जो विष परीक्षक वैद्य था। कहने का मतलब है कि भाई राजा को कोई खाने में जहर ना दे दे या फिर उसको कोई जहरीली वस्तु ना खिला दे। इस संबंध में यदि कोई वो जहर से इन्फेक्ट होता है तो इसका इलाज करने के लिए एक व्यक्ति होता था, उसे हम कह रहे हैं जांगलीविद। अब इसे कैसे याद करेंगे? जांगलीविद एक जंगली व्यक्ति है जो देखते ही बता देता है कि ये सांप का जहर है या फिर ये किस चीज का जहर है। तो ऐसे याद कर सकते हैं जांगलीविद। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित नहीं है अग्निमित्र। हटाओ, ये तो कोई मतलब नहीं बनता यार। नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ हैं, जहां पर जो पत्थर लगा है सो आप कहां से लेके आए थे? अरे भाई मौर्य अशोक के स्तंभों में जो पत्थर था वो साहब चुनार का था। ध्यान से पढ़ना, चुनार है, चुनार। ठीक, ये चुनार का पत्थर है, ये लेके आए, स्तंभ भाई साहब बना दिया। नेक्स्ट, जो शिलालेख हैं अशोक के शिलालेख, उस पर धार्मिक संश्लेषण की बात कही गई है साहब। धार्मिक संश्लेषण की बात कही गई है किसमें? 12वें शिलालेख में। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली। अब पूछ रहे हैं साहब राज्य अभिषेक के कितने वर्ष बाद? तो साहब 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया और भाई जीत लिया। नेक्स्ट कह रहे हैं साहब प्राकृत भाषा को पोषक किसने किया? कहने का मतलब ये है कि जो सातवाहन वंश थे, राजा सातवाहन वंश के राजा थे, उन्हें प्राकृत भाषा पसंद आ गई साहब, उन्होंने उसको फंडिंग दे दी। कहने का मतलब यही है। अब साहब इन्होंने भाषा को फंडिंग दे दी तो जो कला प्रेमी थे लोक पक्ष के, तो वो गुस्सा हो गए। तो सातवाहन काल के राजाओं ने कहा कि बेटा तुम भी ले लो फंडिंग। तो सातवाहन वंश के राजाओं ने 2 लोगों को फंडिंग करी, एक प्राकृत भाषा को, एक वहां की कला के लोक पक्ष को प्रोत्साहन किया। नेक्स्ट, ये मथुरा मूर्तिकला शैली है। मथुरा मूर्तिकला शैली ये कहां से प्रारंभ हुई थी? कुषाणों के पास बहुत पैसा था साहब, सोना ही सोना था कुषाणों के पास, सोने के सिक्के तक जला दिए। तो मूर्ति कला का प्रारंभ कराना तो इनके लिए बच्चों की बात है। तो कुषाणों ने क्या किया? मथुरा गए, मूर्ति देखी अच्छी लगी, कह दी भाई चलो मूर्ति कला लगाओ। नेक्स्ट है गिरनार क्षेत्र। ठीक, गिरनार क्षेत्र में पानी का संकट आ गया तो वहां क्या किया? जल संसाधन की व्यवस्था कराई। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य।
और अशोक जैसे राजा ही करा सकते हैं ये महान काम। नेक्स्ट, ये अभिलेख है जिसमें एक जानकारी मिलती है, एक अभिलेख है जिसमें ये जानकारी मिलती है कि भाई शाक्य मुनि बुद्ध हैं, ये जिनका हैप्पी बर्थडे साहब लुम्बिनी में हुआ था साहब, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ये कहाँ से जानकारी मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है आपको अशोक के अभिलेख से। नेक्स्ट, जिस सारनाथ स्तंभ, इसका निर्माण किसने कराया? सारनाथ का भाई अशोक ने कराया और किसने कराया? अच्छा, तो इतने बनवा दिए अशोक ने स्तंभ, तो सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो ये लोहरिया नंदनगढ़ का है। लोहरिया नंदनगढ़ का एकदम लोहे की तरह मजबूत है साहब, सबसे सुरक्षित है। नेक्स्ट अभिलेख, कौन सा अभिलेख है अशोक का जिसमें ये पता चलता है कि कनकमति बुद्ध थे, वास्तव में थे कनक मुनि बुद्ध। अस्तित्व के प्रमाण मिलता है कनक मुनि बुद्ध का, कहां से? ये साहब अशोक का अभिलेख है। कौन सा? निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, इससे ये जानकारी मिलती है कि कनक मुनि बुद्ध अस्तित्व में थे साहब अशोक के समय। अब कह रहे हैं नेक्स्ट, गुर्जरा का लघु अभिलेख। गुर्जरा का लघु अभिलेख, ये क्या है? गुर्जरा का लघु अभिलेख कहां पर है साहब? ये आपका एमपी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है साहब। ये अशोक का नामोल्लेख अभिलेख किया गया इसमें। ये कहने का मतलब ये है कि गुर्जरा लघु अभिलेख है जो कि मध्य प्रदेश एमपी के दतिया जिले में है, इसमें अशोक का नाम उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट, अशोक का एक अभिलेख है साहब, ठीक, इसमें पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है साहब। कहने का मतलब ये है कि अशोक का कौन सा अभिलेख है जो पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। अभी ये पढ़ा था हमने, 12वां अभिलेख है साहब। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथम किसने पढ़ी? अशोक के अभिलेखों पर जो ब्राह्मी लिपि है वो सबसे पहले किसने पढ़ दी साहब? ये साहब ये जेम्स प्रिंसेप नाम का एक अंग्रेज है, यही पढ़वाया। नेक्स्ट, जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि, ये इससे क्या पता चलता है कि ये प्राक अशोक के बारे में ब्राह्मी लिपि का पता कैसे चला? ये साहब अनुराधापुर में एक अभिलेख मिला है, उससे जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किसके हैं? शिलालेख किस भाषा में है? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा में है साहब। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिमी भाग के उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक ने क्या किया? अच्छा साहब, कहने का मतलब ये है कि उत्तर पश्चिमी भाग में जो राजयज्ञ थे, राजयज्ञ उत्कीर्ण कराए, राजयज्ञ, ठीक है साहब। तो वहां साहब प्राकृत भाषा तो चलेगी नहीं, तो वहां के लिए स्पेशल लैंग्वेज चलाई, वहां की लोकल लैंग्वेज, जिससे कि वहां के उत्तर पश्चिमी भाग के जो लोग हैं वो ये राजयज्ञों के बारे में जानकारी ले लें। इसके लिए अरमाइक, ग्रीक और खरोष्टी लिपि, इसमें भी अभिलेख लिखे गए। नेक्स्ट, इलाहाबाद में जो अशोक का स्तंभ लेख है वो किसकी जानकारी देता है? इलाहाबाद का, इलाहाबाद में या प्रयागराज में प्रयागराज स्तंभ लेख है, ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है साहब इसमें। नेक्स्ट, फाहियान भारत कब आया था? फाहियान भारत आया 399 में। फाहियान भारत कब आया?
399 में एडी। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध का विवरण कहाँ मिलता है साहब? कलिंग युद्ध का विवरण 13वें शिलालेख में मिलता है साहब। राजस्व इकट्ठा करता था मौर्य काल में, उस मंत्री का नाम क्या है साहब? राजस्व इकट्ठे करने वाले मंत्री को क्या कहते हैं? समाहर्ता। समाहर्ता क्या काम करता? राजस्व इकट्ठा करने का काम करता समाहर्ता। नेक्स्ट, अशोक के समकालीन तुर्मई राजा कौन है साहब? अशोक के समकालीन तुर्मई राजा कौन था? मिस्र का था साहब, मिस्र का। इसका नाम पता है आपको क्या है? चलिए आगे बताते हैं। अशोक के समकालीन तुर्मई राजा मिस्र के थे। नेक्स्ट, मकदूनिया में अशोक के समकालीन कौन था? मकदूनिया। मकदूनिया में अशोक के समकालीन कौन थे? एंटियोगस, एंटियोगन गोंटस, एंटियोगन गोंटास, एंटियोगन गोंटास, एंटियोगन गोंटास कौन है साहब? मकदूनिया के शासक हैं, अशोक के समकालीन है। नेक्स्ट, ये है टोलमी फिलाडेल्फस। टोलमी फिलाडेल्फस कौन है ये? यही है साहब जो अशोक के समकालीन थे, मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फस। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख हैं साहब जिसमें धर्म का प्रतिपादन, ठीक है साहब, किया गया है। अशोक ने एक नया धर्म चलाया, ठीक, धर्म का प्रतिपादन किया गया, ठीक, जिसे हम राज धर्म कह रहे हैं। मौर्य वंश में राज धर्म कौन सा था? उसे हम कहते हैं फ्लीट। ये फ्लीट नाम का एक धर्म चलाया था अशोक ने। सोचा कि साहब एकदम फ्लीट हो जाएगा, सब बात मानेंगे, लेकिन ये ज्यादा काम नहीं चला, इसका ज्यादा रोल रहा नहीं। नेक्स्ट, आधुनिक युग में जो देवनागरी लिपि है, ठीक है साहब, ये प्राचीन रूप से क्या थी? कहने का मतलब है देवनागरी लिपि कहां से आई है साहब? ब्राह्मी लिपि से ही पैदा हुई है देवनागरी लिपि, बस। नेक्स्ट, सहिष्णुता, उदारता और करुणा, ये क्या है? सहिष्णुता, उदारता और करुणा क्या थी? ये त्रिविध हैं साहब, त्रिविध पर आधारित एक राज्य धर्म था। वो किसने स्थापित किया? अशोक ने। कौन सा था? फ्लीट। क्या था? सहिष्णुता, उदारता और करुणा, इसे हम कह रहे हैं त्रिविध। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया सांची का स्तूप। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि प्रथम उद्वाचन, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों के लिए किया गया। कहां पर किया गया? ब्राह्मी लिपि का प्रथम बार उत्कीर्ण अक्षरों के रूप में कहां पर किया गया? स्तंभों पर किया गया। कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पत्थरों पर किसने उत्कीर्ण करवा दिया? स्तंभों पर अशोक ने करवा दिया। नेक्स्ट, बुलंदीबाग। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान है। बुलंदीबाग कहाँ था साहब? पहले बुलंदीबाग पाटलिपुत्र में बुलंदीबाग नामक एक जगह थी, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, मौर्य काल में जो तक्षशिला था साहब, शिक्षा का केंद्र, वो किन किन के लिए खुला था? ये ब्राह्मण जा सकते थे, क्षत्रिय जा सकते थे, वैश्य भी जा सकते थे साहब, लेकिन शूद्रों के लिए इनमें जगह नहीं है साहब। शूद्रों के लिए इसमें जगह नहीं थी मौर्य काल की तक्षशिला में, जो शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट, मौर्य काल में दंड विधान कैसे थे? कहने का मतलब है साहब पनिशमेंट कैसा मिलता था मौर्य काल में? ये साहब एकदम कठोर था, बहुत ही ज्यादा कठोर, हड्डी पसली एक कर देते थे। नेक्स्ट,
जो कालची प्रसिद्ध है साहब काय के लिए? कालची काय के लिए प्रसिद्ध है? ये अशोक के शिलालेख के कारण ये प्रसिद्ध है। कालची काय के लिए? अशोक के शिलालेख के लिए। ये बच्चों वाला सवाल फिर से आ गया। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिन कहाँ गए? साहब श्रवण बेलगोला चले गए, जैन धर्म को अपना लिया, वहां संलेखना विधि के द्वारा आपने प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है साहब, अशोक का वो कौन सा अभिलेख है जो धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है? कौन सा है? 12वां अभिलेख है। चलिए एक बार इसको रिवीजन मार लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा साहब मौर्य साम्राज्य के PYQ, मौर्य साम्राज्य। ठीक, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और बने रहिए इस सीरीज में। थैंक यू।